नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी कुशल होंगे। एनवायरनमेंट थ्रू क्वेश्चंस की सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमारी तीसरी क्लास है और आज भी हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। ये केवल यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता, ये दूसरे एग्जाम्स जिसमें एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और केवल क्वेश्चंस ही नहीं, कॉन्सेप्चुअल रूप में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे हम देखेंगे किस प्रकार से हमारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते चले जाएंगे। ये मैं हूँ शिवम सिंह, मेरा जीआरएफ क्वालिफाइड है पॉलिटिकल साइंस से। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा जीआरएफ क्वालिफाई हो गया था। आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है कि इनमें से मेजर ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है? ये वो गैसेस होती हैं जो अपने अंदर हीट को ट्रैप कर लेती हैं काफ़ी लंबे समय तक। और हीट को ट्रैप करने से क्या होता है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर बढ़ता है, जिसकी वजह से हम जो बात करते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, सी लेवल बढ़ रहा है। तो यही कारण है, क्योंकि ये जो गैसेज हैं ग्रीन हाउस गैसेज, इनकी मात्रा बढ़ रही है, कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ये टेम्परेचर को लंबे समय तक एब्जॉर्ब कर पा रही है। तो पूछा गया है कि इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है। हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा पोल्यूटेंट कॉज करता है एसिड रेन को, अम्लीय वर्षा को कौन सा प्रदूषक पदार्थ कॉज करता है, कौन सा पदार्थ मेन कारण है। तो क्या वो सल्फर डाइऑक्साइड है, क्या वो मीथेन है, क्या वो कार्बन मोनोऑक्साइड है, क्या वो ओजोन है। तो वो है हमारा सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड मेन कंपोनेंट है जो एसिड रेन को करता है। कैसे? पहली बात, जो सल्फर डाइऑक्साइड है और जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होते हैं, ये क्या है, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं। ऐसे पोल्यूटेंट्स जो सीधा सोर्स से निकलकर और सीधा पोल्यूशन कर देते हैं। गाड़ियों से निकलते हैं, फैक्ट्री से निकलते हैं। बेसिकली इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, आइदर दे आर पेट्रोल, डीजल, गैस, वुड, कोल, इन सभी के कंबशन से ये गैसेस निकलती हैं। ये जब आसमान में ऊपर जाती हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रेट्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करती है वाटर की प्रेजेंस में, वाटर पार्टिकल्स के साथ रिएक्ट करती है और सल्फ्यूरिक एसिड्स बनते हैं और नाइट्रिक एसिड बनते हैं। और फिर इन्हीं की वर्षा होती है, ये वाटर ड्रॉप्सलेट्स के थ्रू पृथ्वी पर आ जाते हैं, हमारी बिल्डिंगों पर गिरते हैं, हमारे मोनूमेंट्स, हमारी प्रॉपर्टी पर गिरते हैं, मेटल पर गिरते हैं और उनको इरोड करने का काम करते हैं। और इसी को एसिड रेन कहा गया है। ये काफ़ी घातक होती है। घातक इस रूप में काफ़ी नुकसान पहुंचाती है, बायोडाइवर्सिटी को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं उनको काफ़ी नुकसान पहुंचता है, जो बिल्डिंग होती है, जो मोनूमेंट्स हैं, उनको काफ़ी नुकसान पहुंचता है। ह्यूमन्स को भी एलर्जी या फिर इन्फेक्शन होने के खतरे बढ़ जाते हैं। पानी पोल्यूट होता है, इससे मैरीन लाइफ जो है, एक्वाटिक लाइफ जो है, पॉन्ड में, रिवर में, वहाँ पर एसिडिक नेचर बढ़ जाता है, जो कि खराब होता है वहाँ के लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, विच पोल्यूटेंट रिड्यूसेस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। तो हम जानते हैं कि इंसानों को या फिर किसी भी जीवों को आवश्यकता है कि उनके ब्लड में एक सर्टेन अमाउंट में ऑक्सीजन आता रहे, लेकिन इस कैपेसिटी को जो कम कर देता है, हीमोग्लोबिन को जो कम कर देता है, वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसको जब हम इनहेल करते हैं तो इसकी वजह से जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं वो ये है कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो कम हो जाती है और हमारी लंग्स, हमारी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ ये काफ़ी गिर जाती है। बात करें नाइट्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड की, ये प्राइमरी पोल्यूटेंट है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, ये सभी प्राइमरी पोल्यूटेंट्स में आते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड भी प्राइमरी पोल्यूटेंट में आता है। ओजोन ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट में आता है, जो कि फोटोकेमिकल, हम बात करते हैं फोटोकेमिकल स्मोग की, उसमें भी इसका योगदान काफ़ी अधिक होता है। विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोकेमिकल स्मोग। देखो नाम लिया और क्वेश्चन हाजिर, फोटोकेमिकल स्मोग। तो क्या नाइट्रोजन ऑक्साइड्स है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, हाइड्रोजन है। तो वो है नाइट्रोजन ऑक्साइड, NOx। NOx का मतलब है नाइट्रोजन के ऑक्साइड, वो नाइट्रोजन
मोनोऑक्साइड भी हो सकता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, कुछ भी हो सकता है। तो फोटोकेमिकल स्मोग क्या होता है? हम जानते हैं स्मोग, धुंध, जो आजकल हम सर्दियों के सीजन में दिल्ली में काफ़ी देखते हैं। दिल्ली में क्या होता है, हर जगह हम देखते ही है। तो दो प्रकार के स्मोग होते हैं। एक को कहा गया है क्लासिकल स्मोग, क्लासिक स्मोग जो नॉर्मल स्मोग होता है, जिसे लंदन स्मोग के नाम से भी जानते हैं हम। पहला स्मोग लंदन स्मोग। इसमें क्या होता है, फोग जो होता है सर्दियों में, जो ठंडी हवा बैठ जाती है उसमें मिस्ट होती है, छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, उसमें डस्ट बैठ जाता है, उसकी वजह से हमें दूर का दिखाई नहीं दे पाता। फिर इसमें दूसरे और केमिकल्स भी, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब ऐड हो जाते हैं तो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरा है लॉस एंजलिस फोग, जिसे हम फोटोकेमिकल फोग भी कहते हैं। फोटोकेमिकल फोग ये कब फॉर्म होता है? गर्मियों में फॉर्म होता है। और आप में से काफ़ी बच्चे सोच रहे होंगे गर्मियों में कौन सा फोग फोग फॉर्म होता है? फोग नहीं, गर्मियों में कौन सा स्मोग फॉर्म होता है, धुंध। तो फोटोकेमिकल है, इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, ऑर्गेनिक वोलेटाइल कंपाउंड्स जो सॉल्वेंट से निकलते हैं, जो फ्यूम निकलती है, जो पेट्रोल डीजल से निकलती है, जो पेंट से निकलती है, जो डाई से निकलती है फ्यूम्स, उनके साथ रिएक्ट करती है सनलाइट की प्रेजेंस में। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है इनमें, और बनता है आपका ओजोन, O3, और यही कॉज करता है फोटोकेमिकल स्मोग। गर्मियों के सीजन में देखने को मिलता है लॉस एंजलिस में, जहाँ पर सनी सीजन है, थोड़ी गर्मी है, धूप निकल रही है, फिर भी दूर तक का दिखाई नहीं दे रहा है। हमारी जो क्लास चल रही है यूजीसी नेट पेपर 1 की, उसमें हम एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं, तो उसमें कल यही टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। आप ज्वाइन कर सकते हैं लर्न हिस्ट्री बाय चौहान सर, प्ले स्टोर पर आपको ऐप मिल जाएगा, वहाँ पर आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब रीजन असर्शन का क्वेश्चन है। असर्शन क्या है? ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फेयर इज बेनिफिशियल फॉर लाइफ ऑन अर्थ। हाँ बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि ये क्या करती है, यूवी रेज को ब्लॉक करती है। ओजोन एब्जॉर्ब्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। हाँ देखो दोनों सही है, प्रोटेक्ट करती है हमें, बेनिफिशियल है, क्यों? क्योंकि एब्जॉर्ब कर लेती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को जो सन से आती है। बात करें ओजोन की, तो ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। ये स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। स्ट्रेटोस्फेयर में एक लेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर जो सेकंड लोवेस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की, इससे नीचे ट्रोपोस्फेयर आती है, फिर उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेजोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर, फिर एक्सोस्फेयर आती है। तो इसमें स्ट्रेटोस्फेयर में ये लेयर है। इसकी रेंज क्या होती है स्ट्रेटोस्फेयर की? वो 10 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। असर्शन और रीजन का फिर से क्वेश्चन आ गया हमारे पास। पूछा गया है सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स आर मोर हार्मफुल देन प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। रीजन, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स आर फॉर्म्ड थ्रू कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन इन द एटमॉस्फेयर। तो बिल्कुल सही है। एयर पोल्यूशन को अगर हम देखें तो दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाता है। पहला प्राइमरी पोल्यूटेंट या पोल्यूशन, दूसरा है सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स वे होते हैं जो डायरेक्ट रूप में प्रकृति में आते हैं, किसके किसके थ्रू? सोर्स के थ्रू। जैसे व्हीकल, जब हम फॉसिल फ्यूल को कंबशन करते हैं, पेट्रोल डीजल वुड कोल ना, फैक्ट्रीज में, गाड़ियों में, तो उनके थ्रू जो पोल्यूशन निकल कर आता है वो आता है प्राइमरी पोल्यूटेंट में, जिसमें हम कार्बन मोनोऑक्साइड को देखते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड को देखते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को देखते हैं। ठीक है। सेकेंडरी में क्या होता है, उसमें जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स होते हैं वो दूसरे अदर कंपोनेंट्स के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, केमिकल रिएक्शन होती है, और भयानक रूप में हमें पोल्यूशन देखने को मिलता है, जैसे फोटोकेमिकल स्मोक जो होता है। ठीक है। तो हाँ यही बात है कि सेकेंडरी पोल्यूटेंट ज़्यादा खतरनाक होते हैं क्योंकि वो केमिकल रिएक्शन से फॉर्म होते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो एसिड रेन, फोटोकेमिकल स्मोग,
ग्राउंड ओजोन, ये सब चीजें। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज एयर पोल्यूशन? एयर पोल्यूशन है क्या? तो क्या वो सॉलिड पार्टिकल्स का होना है एयर में? मतलब हो सकता है सॉलिड पार्टिकल्स जैसे डस्ट, सॉलिड पार्टिकल्स क्या, डस्ट, तो ठीक है, लेकिन प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इन एयर। अब हार्मफुल सब्सटेंस ये सॉलिड भी हो सकता है, ये लिक्विड भी हो सकता है, ये गैस के रूप में भी हो सकता है। ऐसा कोई भी पदार्थ हवा में होना, वायुमंडल में होना, जो वायुमंडल की गुणवत्ता को कम करता हो, वायुमंडल की गुणवत्ता को कम करता हो, किसके लिए? इंसानों के लिए, इंसानों के लिए अनफिट बनाता हो, या फिर जो उसके आवश्यक चीज़ें हैं, जीव जंतु, या फिर उसकी प्रॉपर्टी के लिए नुकसानदायक हो। तो प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इन द एयर। देखिए, जो सारी बात की जा रही है पोल्यूशन के लिए, बात जो की जा रही है वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वो पृथ्वी के लिए नहीं की जा रही है। जैसे हम बोलते हैं कि पृथ्वी को बचाना है, नहीं, हम पृथ्वी का कुछ नहीं बिगाड़ रहे हैं, पृथ्वी कहीं नहीं जाएगी, जाएंगे कौन? इंसान। अगर हम इतना पोल्यूशन कर देते हैं, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर देते हैं जो इंसानों के रहने योग्य नहीं है, तो क्या होगा? नुकसान तो इंसानों को होगा ना। तो सारी जो पोल्यूशन की बातें होती हैं वो सारे इंसानों के लिए है। जहां इंसानों ने देखा कि ऐसे केमिकल्स, ऐसे सब्सटेंसेस एयर में आने शुरू हो गए हैं जो इंसानों के लिए खतरनाक हैं, इंसानों की संपत्ति के लिए, इंसानों को जीवित रखने के लिए जो अन्य जीव, अन्य वनस्पतियां जरूरी है, उनको नुकसान दे रही है। ऐसी जब परिस्थिति आई तब इंसानों ने चिल्लाना शुरू किया कि पोल्यूशन पोल्यूशन हो रहा है। प्रकृति की चिंता नहीं है, अपनी चिंता है। तो प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इन द एयर। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स क्या है? मैंने आपको बताया था, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स वो हैं पोल्यूटेंट्स डायरेक्टली एमिट इनटू द एटमॉस्फेयर, जो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं, वो पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। जैसे वाहनों से, फैक्ट्री से, पोल्यूटेंट्स फॉर्म्ड इन द एटमॉस्फेयर। ये तो एटमॉस्फेयर में कौन से फॉर्म होते हैं? वो तो सेकेंडरी होते हैं, जैसे एसिड रेन या फिर फोटोकेमिकल स्मोग। पोल्यूटेंट्स जो हार्मलेस होते हैं, जो हार्मलेस हैं वो पोल्यूटेंट क्यों होंगे? ये तो है ही नहीं। तो पोल्यूटेंट्स डायरेक्टली एमिटेड फ्रॉम द इनटू द एटमॉस्फेयर। आगे बढ़ते हैं। स्मोग क्या है? तो कॉम्बिनेशन होता है स्मोक और फॉग का, है ना। देखिए, दो चीज़ होती है। पहले तो होता है फॉग, जो आमतौर पे हमें सर्दियों में देखने को मिलता है, जहाँ पर क्या होता है, सर्दी की वजह से जो ठंडी हवाएं होती हैं वो नीचे बैठ जाती हैं, और जो वाटर वेपर्स उड़ रहे होते हैं वो उसमें सस्पेंड हो जाते हैं, उसमें तैर रहे होते हैं। तो हो गया हमारा फॉग, ठीक है। लेकिन अगर इसमें डस्ट पार्टिकल मिल जाते हैं, डस्ट पार्टिकल मिल जाते हैं अगर इसमें, तो विजिबिलिटी और कम हो जाएगी, उल्टा हमारे लिए नुकसानदायी हो जाएगा। तो ये हो गया स्मोग। फॉग प्लस स्मोक इक्वल्स टू स्मोग। दो प्रकार के होते हैं, लंदन स्मोग जिसे क्लासिक स्मोक कहते हैं, फोटोकेमिकल स्मोक जिसे हम लॉस एंजलिस स्मोक भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग? अब कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल होती है ग्लोबल वार्मिंग के लिए? हमने पहला ही क्वेश्चन देखा था, ग्रीन हाउस गैसेज। ग्रीन हाउस ऐसी गैसेज जो अपने अंदर काफ़ी मात्रा में हीट को एब्जॉर्ब करने की, होल्ड करने की क्षमता रखती है। और वो जब हीट को एब्जॉर्ब कर लेगी, होल्ड कर लेगी, तो उससे होगा क्या? उससे जो हमारा वायुमंडल है वो काफ़ी लंबे समय तक गर्म रहेगा। जो सूरज की किरणें धरती पर आकर रिफ्लेक्ट होकर जाती हैं वो ज़्यादा नहीं जा पाएँ, क्योंकि ये जो गैसेज हैं इसको एब्जॉर्ब कर ले रही हैं। टेम्परेचर बढ़ेगा, ग्लेशियर पिघलेंगे, क्लाइमेट चेंज होगा, ह्यूमन रहने योग्य स्थान नहीं बचेगा, बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा। सिटीज़ जो किनारे हैं समुद्रों के में डूबनी शुरू हो जाएंगी, तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन भी एक ग्रीन हाउस गैस है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन की हम बात करते हैं, वो भी ग्रीन हाउस गैसेज में आता है। आगे बात करें, कौन सी लेयर एटमॉस्फेयर की सबसे ठंडी होती है? तो वो है हमारे मीजोस्फेयर। इसमें जो टेम्परेचर पाया जाता है वो अर्थ पर सबसे ठंडा होता है, जो कि होता है -90 डिग्री सेल्सियस का, ठीक है। तो सबसे पहले आती है हमारी ट्रोपोस्फेयर, फिर उसके ऊपर ये आती है हमारी 11 किलोमीटर तक, इसमें सारी वेदर कंडीशंस होती हैं। फिर आती है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर,
इसमें ओजोन लेयर भी पाई जाती है। फिर आती है हमारी मीजोस्फीयर, जिसमें उल्का पिंड गिरते हैं, सबसे ठंडी यही होती है। फिर आती है हमारी थर्मोस्फीयर। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि थर्मोस्फीयर पर आकर ही हमारा एटमॉस्फेयर खत्म हो जाता है, लेकिन कुछ मानते हैं कि नहीं, इससे ऊपर भी है जहाँ पर अंतरिक्ष शुरू होता है, वो है हमारी एग्जोस्फीयर। एग्जोस्फीयर एक लाइन का जिक्र हमें देखने को मिलता है जब हम एटमॉस्फेरिक लेयर्स के बारे में पढ़ते हैं, वो है करमेन लाइन। करमेन लाइन, ये वो लाइन है जी, एक इमेजिनरी लाइन है जो सेपरेट करती है अर्थ के एटमॉस्फेयर को अंतरिक्ष से। माना जाता है कि यहाँ पर आके एटमॉस्फेयर खत्म हो गया, फिर अंतरिक्ष शुरू हो गया। तो मीजोस्फीयर कोल्डेस्ट है। आगे मेन सोर्स क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड का अर्बन एरिया में, तो क्या है वो? द मेन सोर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन अर्बन एरिया वो है व्हीकल्स का एमिशन। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं शहरों में क्या हो रहा है, कितना ट्रैफिक होता है, कितने सारे वाहन हैं। एक व्यक्ति 4 व्यक्तियों को ले जाने वाले वाहन में अकेला जा रहा है। तो व्हीकल्स से जो एमिशन हो रहा है, क्योंकि इंडस्ट्रियल एमिशन से तो बाहर हो गया ना। अर्बन एरिया में जरूर थोड़ी अर्बन एरिया में ही हो इंडस्ट्री, थोड़ा बाहर भी हो सकती है, लेकिन अगर बात करें व्हीकल्स की तो ये तो कारण है सबसे बड़ा। डिफॉरेस्टेशन से एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है इन पोल्यूटेंट्स का, गार्बेज को गवर्न करते हैं, हाँ एमिट होती है, लेकिन सबसे बड़ा कारण जो है व्हीकल्स का एमिशन है। आगे बढ़ते हैं हम। विच टाइप ऑफ स्मोग इज मोस्ट कॉमन इन विंटर्स? अब देखिए विंटर में जो सबसे कॉमन है वो है क्लासिकल स्मोग, जो कि किससे फॉर्म होता है? डस्ट पार्टिकल्स आ जाते हैं स्मोक फोग में, ठीक है। फोग कौन सी कंडीशन होती है? सर्दियों में जो ठंडी हवाएं नीचे बैठी होती हैं उसमें मिस्ट आ जाती है, उसमें वाटर वेपर्स फ्लोट कर रहे होते हैं, तो उसी में चिपक जाते हैं डस्ट पार्टिकल्स और विजिबिलिटी को कम कर देते हैं। कुछ हार्मफुल पोल्यूटेंट्स भी चिपक जाते हैं, आ जाते हैं, जिससे थोड़ा हमें आंखों में इरिटेशन भी होती है। लेकिन अगर दूसरे टाइप की बात करें फोटोकेमिकल स्मोग की, तो उसमें क्या है? ये लॉस एंजलिस में देखने को मिलती है। इसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो कि फ्यूम्स होते हैं, पेंट से निकलने वाले फ्यूम्स, डीजल पेट्रोल से निकलने वाले फ्यूम, सॉल्वेंट से निकलने वाले फ्यूम, वाइटनर से निकलने वाला जो फ्यूम होता है, उसके साथ सनलाइट वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं और ओजोन बनाते हैं, जो कि फिर गर्मियों में भी हमें धुंध का अनुभव देता है। विच इज द मोस्ट डेंजरस पार्टिकुलेट मैटर फॉर ह्यूमन हेल्थ? अब देखिए हम दो के बारे में सुनते हैं काफ़ी, PM10, PM2.5। अभी भी अगर आप जाकर देखोगे ऐप पर कि एयर क्वालिटी क्या है, तो उसमें दिखाएगा कि 8 पोल्यूटेंट्स हैं जिसको मेज़र किया जा रहा है, जिसमें से एक तो PM10 है, PM2.5 है। लेकिन आप में से काफ़ी कम बच्चे जानते होंगे कि PM10, PM2.5 है क्या, क्या कोड नेम है, ये मतलब क्या है इसका? तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए जब हम बात करते हैं PM10 की, तो ये ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ऐसे छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं या पोल्यूटेंट्स होते हैं जिनका साइज 10 माइक्रोमीटर का होता है। PM2.5 की बात करें हम, तो ये ऐसे पोल्यूटेंट डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जिनका साइज 2.5 माइक्रोमीटर का होता है, तो हम ऐसे भी डिनोट करते हैं। अब आप पूछोगे सर ये कंपेयर कैसे करें? तो कंपैरिजन इस प्रकार से होगा कि जो ह्यूमन हेयर होता है, एक सिंगल हेयर, उसकी जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है? 100 माइक्रोमीटर की। और ये कितना है? 2.5 माइक्रोमीटर, 10 माइक्रोमीटर। कंपेयर करें तो मान लीजिए ये, अगर ये हमारा PM10 या PM2.5 है, तो इससे आगे इतना बड़ा हमारा, इतना चौड़ा हमारा एक सिंगल बाल दिखेगा, सिर का बाल। तो देख लीजिए कितना छोटा होगा। नुकसानदायक क्यों है? क्योंकि हम इनहेल करते हैं, हमारे लंग्स को नुकसान पहुंचाता है, लंग्स के थ्रू हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाने का प्रयास करता है और नुकसान पहुंचाता है। इसमें भी कौन सा नुकसानदायी है? तो PM2.5, क्योंकि इसका साइज और भी छोटा है PM10 से, तो ये और अच्छी तरह से
पेनिट्रेट कर पाएगा और तरह से हमारे और अच्छी तरह से हमारी लंग्स को नुकसान पहुंचा पाएगा। विच पोल्यूटेंट कॉज रेस्पिरेटरी डिसीज, तो कौन सा है? तो रेस्पिरेटरी डिसीज सल्फर डाइऑक्साइड करता है। आगे बढ़ते हैं। फिर से रीजन असर्शन पूछा गया हमसे। एक्सोस्फेयर इज द फार्देस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, बिल्कुल सही है। थर्मोस्फेयर के बाद एक्सोस्फेयर तो आता है। इट कंटेन्स मोस्ट ऑफ द एटमॉस्फेरिक गैसेज, क्या सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेरिक गैसेज वहीं पाई जाती है? तो ऐसा नहीं है, तो हमारी यही असर्शन सही है। इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीजेज एयर पोल्यूशन, बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या हुआ, फॉसिल फ्यूल का कंबशन शुरू हुआ अधिक मात्रा में, है ना, फैक्ट्रीज में एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए CO2 NOx SO2 ये सब रिलीज होनी शुरू हुई और पोल्यूशन बढ़ा। फैक्ट्रीज एमिट पोल्यूटेंट्स लाइक CO2 SO4, बिल्कुल सही है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारी सही हो जाती है। लास्ट क्वेश्चन को देखें। यहाँ पर हमसे लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर पूछा गया है और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ, विशेषताओं के साथ हमें मैच करना है। तो ट्रोपोस्फेयर, जिसे हम शोभ मंडल भी कहते हैं, इसको हम शोभ मंडल कहते हैं। पहले हम देख लेते हैं शोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर तापमंडल, मीजोस्फेयर मध्यमंडल, थर्मोस्फेयर तापमंडल। कैरेक्टरिस्टिक कंटेन्स द ओजोन लेयर, तो ओजोन लेयर कहाँ है? हमारा स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। वेदर फिनोमिना अकर्स हियर, तो ट्रोपोस्फेयर में सारे हमारे मौसम संबंधित कार्य होते हैं। कोल्डेस्ट क्या है? मीजोस्फेयर है, -90 डिग्री सेल्सियस हमने डिस्कस किया था। ऑरोराज अकर होते हैं थर्मोस्फेयर में। आयनोस्फेयर जो थर्मोस्फेयर में है वहाँ पर ऑरोराज अकर होते हैं। क्या होता है ऑरोराज? वहाँ पर क्या होता है, सूरज की किरणों से कुछ एटम्स में से इलेक्ट्रॉन्स लूज हो जाते हैं और जो एनर्जी रिलीज होती है वही हमें भव्य रूप में नॉर्थ और साउथ पोल हमें देखने को मिलती है। और इस प्रकार से हमने आज फिर से 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया और आशा करता हूँ कि आपको क्लास ये क्वेश्चंस की सीरीज़ काफ़ी पसंद आ रही होगी। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको सीरीज़ कैसी लग रही है। और अगर आप चाहते हैं कि आप एनवायरनमेंट के जो मैं लेक्चर ले रहा हूँ उसको आप देख सकें, तो आप लर्न हिस्ट्री बाय चौहान सर ऐप पर जा सकते हैं, जहाँ पर आपको UGC नेट फाउंडेशन कोर्स मिलेगा और उसमें हमारी लाइव क्लासेस चल रही हैं हर शाम 7 बजे। तो कल मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।